डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सलाइवा का क्या रोल है फूड डाइजेशन में, ये हमें यहाँ पे लिखना है। सलाइवा क्या है? सलाइवा एक कलरलेस फ्लूइड है या लिक्विड है जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। आपके लिए मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि सलाइवरी ग्लैंड्स, तीन तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी माउथ में हैं या माउथ की विसिनिटी में हैं। एक है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो तीन सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारे माउथ में सलाइवा सेक्रीट करते हैं। और सलाइवा में क्या होता है? सलाइवा कंटेन्स वाटर, साल्ट्स, म्यूसिन एंड एंजाइम टाइलिन। म्यूसिन एक प्रोटीन है और जो एंजाइम टाइलिन है इसको सलाइवरी अमाइलेज भी कहा जाता है। अब इस सलाइवरी अमाइलेज का क्या काम है? इट स्प्लिट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू माल्टोस, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है माउथ से, और सलाइवा में मौजूद सलाइवरी अमाइलेज इन कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर्स में। हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, ये माउथ से ही स्टार्ट होती है। लेकिन जो फैट्स वगैरह या बाकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं फूड के, उनकी डाइजेशन फिर स्टमक से स्टार्ट होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फूड के, हमारी ग़िज़ा के, जिनकी डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? राइट फ्रॉम द माउथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस है, नेसेसरी कंडीशंस हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए, वो हमें यहाँ पे बतानी है। कौन कौन सी कंडीशन इंपॉर्टेंट है और हमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्रोड्यूस होने वाले बाय प्रोडक्ट्स हमें बताने हैं कि कौन कौन सा बाय प्रोडक्ट वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम जानते हैं कि ये प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में पाई जाती है, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज का इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का इस्तेमाल होता है और सनलाइट का इस्तेमाल होता है। ये सनलाइट जो है ये क्लोरोफिल की मदद से ट्रैप होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनवायरनमेंट से हासिल किए जाते हैं। तो इन चीजों की मदद से प्लांट्स जो है अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स को सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट टेम्परेचर का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बाय प्रोडक्ट्स है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। हमने इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने कहा था कि हाउ प्लांट्स में हमारा टॉपिक जो था वो था हाउ प्लांट्स गेट रिड ऑफ द वेस्ट। तो ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये प्लांट बॉडीज में एज वेस्ट होता है और इसको रिलीज करना बहुत ही जरूरी होता है। और फिर मैंने वहां पे ये भी बताया था कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये स्टोमेटा के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन के जरिए से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमें फर्क बताना है कि क्या फर्क होता है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए, इसको हम टैबुलेटेड फॉर्म में देखेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ लेफ्ट साइड में लिखा है और राइट साइड में यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन लिखा है। एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे कि हम जानते हैं इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
होती है ये टाइप रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है ये रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों साइट्स पे होती है, दोनों सेल ऑर्गेनल्स में होती है। यानी कि इसका एक हिस्सा, पूरी जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, पूरी प्रोसेस का जो आधा पार्ट है वो साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है और बाकी का आधा पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन की, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन एरोबिक, in this aerobic respiration, aerobic type of respiration, complete oxidation of food takes place. But in this anaerobic type of respiration, incomplete degradation of substrates takes place. यानी कि ग्लूकोज, सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। तो incomplete degradation of glucose takes place, and here in this aerobic respiration, complete oxidation of substrate takes place. यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर प्रोड्यूस होता है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कोई वाटर प्रोड्यूस नहीं होता। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो पूरी प्रोसेस है वो ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इन चीजों के जरिए से, यानी कि ये रिएक्शंस के जरिए से कंप्लीट होती हैं। ये स्टेप्स हैं उसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में ये स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल वगैरह। लेकिन यहाँ एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है और उसके बाद इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ पायरोविक एसिड। ग्लाइकोलिसिस आप जानते ही हैं क्या होती है। ग्लाइकोलिसिस द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरोवेट और पायरोविक एसिड, एंड इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। बाकी का जो हिस्सा होता है वो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है, यानी कि क्रेब्स साइकिल वगैरह। और यहाँ पे पूरी प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ये साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है। अब जबकि यहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होती है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड हियर। और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होगी, लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बहुत कम, उसके मुकाबले में बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन है, इट टेक्स प्लेस इन मोस्ट ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये ज्यादातर के ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है या उनकी सेल्स में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये यीस्ट सेल्स, सीड्स में, जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं, फ्रूट्स, सम और सम बैक्टीरिया, उनमें पाए जाते हैं। और यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे जो मैंने मेंशन नहीं की है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है ये किन में होती है? हमारी मसल सेल्स में भी होती हैं। उस टाइम जब हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो एनर्जी तो रिलीज होती है ग्लूकोज से, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है वो हमारी बॉडी फुलफिल नहीं कर पाती। हमारी बॉडी को वो ऑक्सीजन उतनी क्वांटिटी में नहीं मिलता, तो फिर ग्लूकोज हमारी मसल सेल्स में एनारोबिकली ब्रेक होता है तो वहां पे एनर्जी निकलती है, लेकिन साथ साथ में वहां पे लैक्टिक एसिड भी निकलता है। तो लैक्टिक एसिड की मदद से, उसकी वजह से हमारी मसल्स में वो मसल क्रैम्प्स बनते हैं, मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं। तो वही वजह है कि हम हैवी एक्सरसाइज या कोई भी भारी काम करने के बाद थकावट या थकान महसूस क्यों करते हैं, या हमारी मसल्स में वो दर्द सा क्यों होने लगता है। तो उसकी वजह यही है। आज के इस टॉपिक में इतना ही। कल इंशाल्लाह दूसरे सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।